हे गाइस, दिस इज सूरज झा। वेलकम टू सुहल आईएएस। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहल आईएएस पे। आप सभी का जो कि 71st पीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस बार आप मेंस लिखेंगे, तो इसमें मैं आ गया हूँ आपका एक बहुत बड़ी कड़ी को जोड़ने के लिए, दैट इज़ करंट अफेयर। ठीक है, आप सब जानते हो कि करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर करंट अफेयर पे आपकी पकड़ अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी बेसिक ठीक ठाक है तो आपका प्रीलिम्स रुकने वाला है। ठीक है, तो मैं कोशिश किया हूँ कि कितना बेटर तरीके से आपके करंट अफेयर्स को कितना आसान कर दूँ, वो चीज़ करने की कोशिश किया हूँ। तो ये हमारा करंट अफेयर में पहला वीडियो है। ठीक है, दैट इज़ ऑन कंप्लीट नेशनल अफेयर। ठीक है, 71st पीपीएससी के लिए प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज सूरज झा। ठीक है, तो वी हैव फ्यू पेजेस हेयर। एक पेजेस हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7-8 पेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, कंप्लीट नेशनल अफेयर कवर। तो टोटल कितने हैं? वी हैव टोटल 163 पॉइंट्स। तो 163 पॉइंट्स में ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर इसमें आप इसका वो निकालोगे, मंथन करोगे, तो मुश्किल से 90 के 100 के आसपास होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 50-60 एक्स्ट्रा दिया गया है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस को देख के दिया गया है। हम रिस्क नहीं ले सकते करंट अफेयर में। ठीक है, और नेशनल करंट अफेयर थोड़ा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। मतलब अगर मैं इकोनॉमिक लाऊंगा, फिर डिफेंस लाऊंगा, तो वो सब छोटा छोटा होगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, चलिए कवर करते हैं जल्दी जल्दी। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, चलो जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा को डिक्लेयर कर दिया गया एज ए फुल्ली लिटरेट स्टेट। ठीक है, फुल्ली। और ये तीसरा है त्रिपुरा। इसके पहले पहला स्टेट जो था जो फुल्ली लिटरेट बना था वो था मिजोरम। तो अगर आप नॉर्थ स्टेट में आओगे ना, तो नॉर्थ स्टेट में जहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है, तो ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। ठीक है, तो पहले ये मिजोरम जो है पहले फर्स्ट लिटरेट स्टेट था। ठीक है, समझ रहे हो। और दूसरा तो गोवा बना था, और अभी रिसेंटली जो डिक्लेयर हुआ दैट इज त्रिपुरा। याद रखिएगा, त्रिपुरा बिकम द थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया। ठीक है, और बिफोर ऑल दिस, क्योंकि ये सब स्टेट्स है ना, इसके सबसे पहले जो हुआ था वो एक यूटी था जो सबसे पहले हुआ था, वो था लद्दाख। लद्दाख इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टेरिटरी इन इंडिया जो कि फुल्ली लिटरेट स्टेट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अभी आपको त्रिपुरा याद रखना है। अब पहला कौन था? मिजोरम स्टेट्स में। और इस सब के पहले कौन था? लद्दाख। इमरजेंसी के 50 साल हो गए, 1975, 25 जून, यू नो दैट एवरीवन। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। तो 25 जून को हम लोग मनाते हैं संविधान हत्या दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, 25 जून को मनाते हैं संविधान हत्या दिवस। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड एक केस है, फेमस केस है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के इलाहाबाद कोर्ट में चला था। तो 1975 में केस चला था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। ये याद रखिएगा, इमरजेंसी से रिलेटेड है। कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे इनके दौरान, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए। और इनको करेक्ट करने के लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी। जैसे 38वां अमेंडमेंट 1975 में जो हुआ था इमरजेंसी के दौरान, वहाँ पे ये बता दिया गया था चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वही फाइनल है। मतलब अगर प्रेसिडेंट कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, बीट नेशनल इमरजेंसी, बीट स्टेट इमरजेंसी और बीट फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो उसका जुडिशियरी कोई रिव्यू नहीं करेगी, दैट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये 38 अमेंडमेंट, मतलब जुडिशरी के पावर को कर्टेल किया गया था 38 अमेंडमेंट से, पहला। दूसरा, 42वें अमेंडमेंट से स्पेसिफिक रीजन में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। देखो, पहले क्या होता था कि अगर आपको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो पूरे भारत में डिक्लेयर होती थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमको छोटा सा एरिया चाहिए था, हम पूरा भारत को क्यों बंद रखें। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट में देख के। तो 42वें अमेंडमेंट में क्या कोशिश किया गया, स्पेसिफिक रीजन में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाए, नॉट ऑल ओवर द इंडिया। और ये सब जो गलतियां 38 से किया गया था, 38 में जो हुई थी, उनको सही किया गया 44वें में। इट रिप्लेस द फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंस विद द आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, देखो, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए ग्राउंड थे पहले नेशनल डिस्टर्बेंस,
जैसे एक ग्राउंड है वार, ठीक है, ठीक है, और ये ग्राउंड पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस। तो अब ये ग्राउंड को हटा करके इसके जगह पे क्या दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन, ये दिया गया 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये बच्चे आप याद रखना, ठीक है। चलो, ऑपरेशन सिंदूर चला है। देखो ऑपरेशन सिंदूर से ज़्यादा कुछ नहीं जानना, थोड़ा बहुत। पहली बात कि पहलगाम अटैक जो हुआ था, पहलगाम एक घाटी है, ठीक है, ये 22 अप्रैल को हुआ था और हमने जो रिटेलिएट किया था दैट इज़ 7 मई। तो ये 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ और हमने जो पाकिस्तान पे अटैक किया वो 7 मई, पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों पे 7 मई, याद रखना, ठीक है। कितने जगह में किया था, 9 लोकेशन में किया था पाकिस्तान के। वो सब लोकेशन याद है, मरकाज नाम करके कुछ आए तो समझ लो पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर इस 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था इसमें 26 लोग टोटल मरे थे, जिसमें 25 इंडियन थे और 1 नेपाली थे, ठीक है। और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अटैक करने का, ये TRF ने लिया था, दी रेसिस्टेंट फ्रंट, जो कि LAT मतलब लश्कर तैयबा का एक ऑफ सूट है, ठीक है। उसके बाद जो मीडिया ब्रीफिंग हुई थी वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने करी थी और एक कर्नल सोफिया थी आर्मी की तरफ से, ठीक है। क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए एक आर्मी से सोफिया कुरैशी मैम और एक विंग कमांडर एयरफोर्स से व्योमिका सिंह, इन्होंने ब्रीफिंग करी थी। और इनके साथ एक फॉरेन सेक्रेटरी थे जिनका नाम था विक्रम मिश्री, ये भी ब्रीफिंग कर रहे थे, ठीक है। तो जब इंडिया ने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो इसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, झूठ मूठ का, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। क्या है ये, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। उसके बाद 7 तारीख को हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। उसके बाद कंडीशनल सीज फायर भी कितने तारीख को, 10 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से कंडीशनल सीज फायर की डिमांड रखी गई 10 तारीख को। जो मिसाइलें हमने यूज़ करी थी इस ऑपरेशन सिंदूर में वो थोड़ा सा याद रख लो एंड दैट इज़ ओके। जैसे स्काल्प क्रूज मिसाइल, याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब, तो हैमर बॉम्ब यूज़ किया था, स्काल्प मिसाइल यूज़ किया था। उसके बाद एक ड्रोन था काम काजे ड्रोन, ये भी यूज़ किया था हमने। फिर ब्रह्मोस का यूज़ किया था, दैट इज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और उसके बाद S-400 ट्रिम जो एरो डिफेंस सिस्टम है भारत का, इन सब का यूज़ किया था। तो स्काल्प, हैमर, कामिकाजे, ब्रह्मोस एंड S-400, ठीक है, याद रखिए। कंडीशनल सीज फायर 10 मई पाक ने लॉन्च किया था, बुनियान अल मसूद, फॉरेन सेक्रेटरी का नाम याद रखिए। 2 ब्रीफिंग 7 मई एंड 22 अप्रैल, ठीक है, 9 लोकेशंस, ठीक है। उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया था इस बार, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। जैसे कि देखो प्रॉपर्टी जो मैनेज करती थी ना वक्फ, वो पेरेंट एक्ट है 1995 का, वक्फ एक्ट 1995, ये एक्ट याद रखना, ठीक है। इन्हीं के अंदर रेगुलेट होता है, मैनेज और रेगुलेट होता है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये जब बिल आया था तो इसको एक जॉइंट कमेटी के लिए भेज दिया गया था तो फॉर द थॉरो इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। उसके बाद ये एक्ट पारित हुआ, ठीक है। तो इस एक्ट को ना एक नया नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड उम्मीद एक्ट, याद रखना। उम्मीद एक्ट किसको बोलते हैं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है उसी को बोलते हैं उम्मीद एक्ट, ठीक है। अब इस बोर्ड में जो वक्फ बोर्ड है इसमें नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। पहले क्या होता था, पूरे मुस्लिम से होते थे, लेकिन अब नॉन रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स भी होंगे। क्यों, क्योंकि वो ज़मीन जो हो सकता है वो किसी नॉन मुस्लिम का भी हो सकता है, दैट, तो इसको इंक्लूसिव बनाया गया पहला। उसके बाद अब जो वक्फ है वो बोर्ड यूनिलेटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, इसको एबोलिश कर दिया गया। उसके बाद जो हमारा शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, जो ट्राइबल और शेड्यूल एरिया के लैंड को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ पे वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकती कि वो उनका है। मतलब कहीं ना कहीं शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम दिस, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो एक तो ट्रिब्यूनल, मान के चलो कि एक तो वक्फ बोर्ड है, उसने कुछ डिक्लेयर किया कि हाँ ये ज़मीन वक्फ को बिलोंग करती है, तो इनके बाद ट्रिब्यूनल है, तो आप ट्रिब्यूनल के पास जाओ। अगर ट्रिब्यूनल के जजमेंट को भी आपको चैलेंज करना है तो पहले क्या था हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते, बट नाउ यू हैव कि आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। याद रखना इसको, उम्मीद एक्ट और 1995 का वक्फ एक्ट। उसके बाद डिजिटल एक्सेस अब एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो 19 मार देते हैं, ये गलती नहीं करना। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो जाती है ना, तो जैसे पर्सनल लिबर्टी की बात हो तो डिजिटल एक्सेस क्या पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। तो इसके लिए ये फंडामेंटल राइट बना था, उसके पीछे 2
PIL डाला गया था, एक PIL प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 और एक अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2025। तो प्रज्ञा प्रसून और अमर जैन का नाम याद रखिएगा, दैट इज ऑल रिलेटेड विद द डिजिटल एक्सेस एंड डिजिटल एक्सेस नाउ बिकम्स द फंडामेंटल राइट, ओके, अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नाउ अंडर आर्टिकल 21 में कुछ ब्रॉड वी आर कवरिंग हियर, ठीक है, जैसे वी हैव राइट टू प्राइवेसी दैट वाज डिक्लेयर अ फंडामेंटल राइट अंडर द जजमेंट कॉल पुट्टा स्वामी जजमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, आप सबको पता है पुट्टा स्वामी जजमेंट वाज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद मोहिनी जैन केस है एक, दैट इज रिलेटेड विद द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, याद रखिएगा। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के आसपास, ओके, देख लीजिएगा इसको। उसका राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आया था। उसके राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। तो ये चार आपको याद रखनी है जो अंडर आर्टिकल 21 आते हैं, प्राइवेसी, एजुकेशन, राइट टू डाई विद डिग्निटी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। प्राइवेसी पुट्टा स्वामी, एजुकेशन मोहिनी मैम, राइट टू डाई विद डिग्निटी दैट इज कॉमन कॉज, क्लीन एनवायरनमेंट दैट इज सुभाष कुमार। चलो, कास्ट देखो, अब भी जो वैसे तो देखो 2011 के बाद 2021 में सेंसस आनी चाहिए, हर एक डिसेनियल सिस्टम होते हैं, हर एक 10 साल में आते हैं, बट सरकार ने बोला है कि अभी जो हम सेंसस जारी करेंगे 2027 में करेंगे। तो डिक्लेयर कब किया जाएगा? 2027 में, पहले तो याद रखो। और सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लिया है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने फैसला लिया कि इस बार के सेंसस में हम ना कास्ट वाला सेंसस भी इनुमरेट करेंगे। देखो वैसे तो 2011 में भी किया था, लेकिन उसको अनपब्लिश रखा गया था, उसको पब्लिश नहीं किया था, लेकिन इस बार बोला यस वी विल। ठीक है, तो एक एक्ट नाम याद रखो, मतलब ये सेंसस जो करवाया जाता है अंडर द एक्ट कॉल्ड सेंसस एक्ट 1948, ये चीज़ याद रखना। लास्ट जो सेंसस हमारा हुआ था जब ये कास्ट इनुमरेशन हुआ था, दैट इज 1931। ये देखो इतना जरूरी नहीं है, बट ठीक है। मंडल कमीशन ने बोला था कि ओबीसी पॉपुलेशन जो है ना 52% है। अभी वो चीज़ बढ़ा है, क्या हुआ है, कितना हुआ है, दैट यही पता चलेगा कास्ट इनुमरेशन, कास्ट सेंसस से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। उसके बाद यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड, इसने ना डिक्लेयर किया है दो बेसिकली, एक नाट्य शास्त्र को, एक भगवत सूत्रा को, इसका पार्ट। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड, याद रखना, नाट्य शास्त्र और भगवती सूत्र। तो जो भागवत गीता है, ठीक है, दैट इज भागवत गीता। तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र वाज रिटन बाय भरत मुनि, सेज भरत मुनि, ठीक है, और भगवत गीता बाय वेद व्यास, याद रखिएगा। तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दिल्ली इलेक्शन थोड़ा देख लो, अभी हाल फिलहाल हुआ है। यहाँ पे टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स हैं? 70। ठीक है, इसको याद रखना। और 7 सीटें हैं आपके इसमें क्या कहते हैं, लोकसभा के, दिल्ली में। तो रेखा गुप्ता मैम जी न्यू सीएम बनी यहाँ का, और दिल्ली की ये 4th वुमेन बन चुकी हैं अब जो सीएम है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। परवेश वर्मा साहब डेप्यूटी सीएम रहे। इनके पहले जो महिला बनी थी दिल्ली की सीएम, दैट इज सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना जी, जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, कुछ और भी इलेक्शंस हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। उमर अब्दुल्ला वहाँ के अभी सीएम बने हैं, और कश्मीर रीजन से, और सुरेंद्र कुमार चौधरी जी डेप्यूटी सीएम है जम्मू रीजन से। ठीक है, हरियाणा में नयाब सिंह सैनी जी सीएम है। तो इतना आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देख लीजिए, गवर्नर से रिलेटेड आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक्ट। ठीक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है ना, अपने कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट पावर को यूज करते हुए, दैट इज अंडर आर्टिकल 142, याद रखना। क्या? तो सबसे पहले आपको जानना है कि आर्टिकल 200 क्या बोलता है। आर्टिकल 200 ही बोलता है कि गवर्नर मस्ट एक्ट इन अ टाइम बाउंड मैनर फॉलोइंग द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा, मस्ट एक्ट करेगा इन्हीं के एडवाइस पे, नॉट इंडिपेंडेंट इन डिस्क्रिशंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है गवर्नर का?
देखो यही आर्टिकल 200 में एसेंट देने की बात बोली गई है, ठीक है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रही है कि एसेंट दीजिए तो देना पड़ेगा, ठीक है। या यहाँ पे 200 में क्या है, या तो आप एसेंट दे दीजिए या सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन, मतलब प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए थोड़ा सा सेंड कर दो, ठीक है। अच्छा, तो जो जी रिकंसिडरेशन है ना, रिकंसिडरेशन वाला क्लॉज जो है ना, अब क्या है कि आपको अगर रिकंसिडरेशन के लिए बोलना है तो यू नीड टू रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल विथ सजेशंस। मतलब गवर्नर ने क्यों रिकंसिडरेशन के लिए वापस हाउस को भेजा है। अगर आपने हाउस को वापस भेजा है रिकंसिडर के लिए तो आपको बताना पड़ेगा, सजेशन देना पड़ेगा, और रिकंसिडरेशन के लिए आपको एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर दोबारा हाउस ने पास किया तो आपको अब एसेंट देना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। उसका प्रेसिडेंट जो अप्रूवल देता है स्टेट बिल्स को अंडर आर्टिकल 201, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि ही मे ग्रांट एसेंट, ठीक है, विथ होल्ड भी कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है विथ रिकमेंडेशंस, याद रखिएगा, बट मनी बिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मस्ट एक्ट विद इन द 6 मंथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच अभी कोई टाइम लिमिट था नहीं, प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं है, गवर्नर के लिए भी नहीं है, कितने टाइम लिमिट में वो एक्ट करेगा, इसी में पंगा है, ठीक है। अब देखो जजमेंट क्या है, अब बोला गया है कि नाउ गवर्नर हैज टू एक्ट विद इन 1 मंथ, मतलब अब गवर्नर को 1 मंथ के अंदर में रिप्लाई करना पड़ेगा। आइदर या तो आप रिकंसिडर के लिए भेज दीजिए या तो आप रिजेक्ट कर दिए, जो करना कीजिए, ठीक है। इफ रिटर्निंग द बिल विथ नो एसेंट मस्ट गिव द डिटेल रीजन क्यों आपने रिटर्न किया, ठीक है। और कोर्ट ने यहां पे फिक्स किया है कि ये जो रिटर्न करेगा इसके लिए मैक्सिमम टाइम 3 मंथ है। कोर्ट फिक्स्ड मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द 3 मंथ। और इफ द गवर्नर वांट्स टू रेफर द बिल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं चाहते ऐसा हो तो ही कैन डू सो, बट 3 मंथ में वो चीजें हाउस के पास आनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, सिंपल। और मान लो रीपास्ड बाय द हाउस और हाउस ने दोबारा पास कर दिया तो अब गवर्नर को इज अ बाउंड टू गिव द एसेंट। इफ नॉट एक्ट विद इन 1 मंथ ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये मत लिख देना कि ट्रीटेड एज अ मतलब वो एक्ट बन चुका है, नहीं, इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, महाकुंभ हुआ था 2025, 44 दिन का चला, ठीक है, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो महाकुंभ एवरी 12 साल्स में होते हैं, 4 जगह होते हैं टोटल महाकुंभ। कहाँ कहाँ होते हैं, अभी प्रयागराज में हुआ था, हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में, और एक साउथ के नासिक में होता है। तो नासिक में जो होता है अभी नेक्स्ट जो होगा 2027 में, नासिक में ही होगा, और एक गोदावरी रिवर में होता है, ठीक है। इस बार जो महाकुंभ हुआ था इसने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, क्लीनिंग को लेकर के, सैनिटेशन वर्कर्स को लेकर के, और हैंड प्रिंटिंग को लेकर के, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। कुंभ को रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कर लिया गया था यूनेस्को ने 2017 में, क्या, एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, याद रखिएगा, 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिए कौन कौन, मराठी, एसमीज, बंगाली, पाली, प्राकृत। कैसे याद रखोगे, देखो पहले ना पहले क्या था, ये देखो, ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है। तो उड़िया हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश और कन्नाडा, मलयालम, तेलुगु, और ठीक है, और ये सब 5 के 5 आपके क्या थे, क्लासिकल लैंग्वेज थे, ठीक है। और अब 5 और डाले गए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो दैट इज कॉल्ड मराठी, ठीक है, एसमीज, बंगाल। तो आप स्टेट का नाम याद रखो, एक तो महाराष्ट्र से, असम से भी, और बंगाल से भी। और ये 2 एंशिएंट लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया, पाली और प्राकृत। एक और कौन था पहले से, संस्कृत भी था। तो नीचे के जो 4 स्टेट्स हैं दैट इज तमिलनाडु, मलयालम, कन्नाडा, कर्नाटका, केरल से आपका तेलुगु फ्रॉम द तमिलनाडु, और वो, ठीक है, उसके बाद उसका उड़ीसा से उड़िया। और अब ये 4, ये आपको याद रखनी है, ठीक है।
इनको बेसिकली एक नोडल एजेंसी है जो ये करती है, दैट इज़ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, अंडर ये काम करती है इनके अंदर, और दैट ऑल अंडर द साहित्य अकेडमी। ठीक है, अच्छा तो ये याद रखिएगा। MBA PP मतलब महाराष्ट्र, बंगाल और असम है, और 2 पाली प्राकृत। ठीक है, तो ये डिक्लेयर करने के लिए कुछ ग्राउंड है, जैसे कि हाई एंटिक्विटी के वो चीज़ होनी चाहिए, बहुत पुराना होनी चाहिए, लगभग 1000 से 2 साल से पुराना होनी चाहिए, और एंशिएंट टेक्स्ट बॉडी में वो सब चीज़ मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और ओरिजिनल होनी चाहिए, कहीं से बोरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अर्लियर कौन थे? तमिलनाडु, तमिल थे फर्स्ट, पहला डिक्लेयर किया तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम एंड उड़िया, लास्ट में एडेड तो उड़िया। ये आपका डिटेल रहा, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये याद कैसे रहेगा, तो वही मैंने बताया ना, अब नीचे के जितने स्टेट्स हैं ना, नीचे के जितने सदर्न स्टेट्स हैं वो सब के सब हैं ऑलमोस्ट। कैसे? देखो ये केरल के हैं, ठीक है, केरल के हैं, उसके बाद ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है, उसके बाद कर्नाटका के हैं, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के हैं, 4 हो गए, नहीं आंध्र प्रदेश के नहीं, उड़ीसा के हैं, ठीक है, और उसके बाद संस्कृत हो गए, याद रख लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, UNFCCC COP29 हुआ है, कहाँ पे? याद रखिएगा, COP29 हुआ है बाकू अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान। और ये COP29 UNFCCC का है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्या होता है फुल फॉर्म यार इसका, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, वो बाकू अजरबैजान में हुआ था, और इसमें डिक्लेयर किया गया कि ठीक है हम रिड्यूस करेंगे मीथेन को, दैट इज CH4 को, फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट। इतना तो चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसे कुछ है। ठीक है, देख लीजिएगा, बाकू अजरबैजान। नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग, देखो क्या है नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग में, क्या है हमारे पास डिटेल, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर जो है GDP का वो इंक्रीज कर दिया है टू 1.84, तो अब लगभग 1.84 के आसपास एक्सपेंडिचर हमारा हेल्थ पे होता है, ये याद रख लीजिए। उसके बाद लेडी जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जितने भी होते हैं वहाँ पे होते हैं सब, तो यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं। ये HD में क्यों नहीं है, आई वॉन्ट टू नो दिस। ये तो मैंने HD में दिया था ना, रुको देखो, एक सेकेंड रुको। हाँ, पहले ना इनका आँख जो था ना वो ब्लाइंड फोल्डेड था, मतलब ठीक है, अब इनकी जो पट्टी है ना वो हटा दी गई है। पहली तो आप ये जान लो, एक हाथ में इनके स्वॉर्ड था, तलवार था, वो हटा के कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया गया। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद और क्या चेंज किया गया, और ये जो बेसिकली स्केल्स है वो एजेटिक उतने ही है, बस ये 2 चीज़ चेंज किया गया, याद रखिए। और हाँ, एक कपड़ा भी चेंज किया गया है, पहले जो था वो थोड़ा वेस्टर्न कपड़ा था, अभी जो इनको साड़ी पहना दिया गया है, दैट ये आप याद रख लो। ठीक है, फिगर दे दिया, फिगर से ही आपको याद रख लेनी है। चलो, उसके बाद PM स्वनिधि स्कीम है। PM स्वनिधि स्कीम क्या है, ये स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के है। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश को पहला अवार्ड मिला है PM स्वनिधि स्कीम में, लॉन परफॉर्मेंस इनोवेशंस में, और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी जो है वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है स्वनिधि स्कीम के अंदर। ठीक है, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट इज दिस, नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस न्यू इनॉग्रेशन हुआ है, न्यू कैंपस का PM ने करा था। नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त ने इस्टेब्लिश किया था 427 AD में। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांसिस बकमैन है ना, बुचानन, ऐसे कुछ भी हैं। ठीक है, और एक अलेक्जेंडर कनिंगम, ये 2 नाम याद रखनी है। और एक इनके जो आर्किटेक्ट हैं BV जोशी, जो न्यू बिल्डिंग है, न्यू कैंपस है, उनके आर्किटेक्ट कौन है, BV जोशी, ये याद रखिएगा। और ये कैंपस नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए पहली बार जो डोर ओपन हुआ था, कब,
ये मैं बता चुका ऑलरेडी आपको, स्टैटिक पार्ट जब बिहार स्पेशल करवा रहा था 2014 में। ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 में लाया गया था, है ना, याद रखिएगा। राज्यसभा में लाया गया था, नॉट लोकसभा। 2006 में अब्दुल कलाम साहब ने इनके बारे में आइडिया दिया था। तो ये फ्रांसिस बुचानन क्या है, इट डिस्कवर्ड इट्स रियून, बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इनका जो रियून था, जो बर्बादी था, इनको डिस्कवर किसने किया था, फ्रांसिस बुचानन ने। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको आइडेंटिफाई किया एज ए एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, समझ लो। विकसित भारत संकल्प अभियान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया, कहाँ से, उड़ीसा से, पूरी उड़ीसा से। और इन मोतिहारी बिहार, दैट इज इन ईस्ट चंपारण, वहाँ से चौहान जी ने अनाउंस किया 6 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद ये मिलेट को लेकर के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो देख लीजिए, वो आप याद रखिएगा, तेलंगाना हैदराबाद में। ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑन मिलेट, और ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये आपका हैदराबाद में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, PM साहब ने इनका इनॉग्रेशन काइंड ऑफ किया है। और ये केन बेतवा दोनों ट्रिब्यूटरी है किसका, यमुना का। ये द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। इंटरलिंकिंग को लेकर के पहला ये है केन बेतवा प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। उसके बाद चेनाब रेल ब्रिज, इंपॉर्टेंट है। चेनाब रेल ब्रिज क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, याद रखिएगा इसको। 359 मीटर का फ्रॉम द रिवर सरफेस। ठीक है, और उसके बाद ये कनेक्ट किसको करेगा, जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ, याद रखिएगा। 1300, ये तो इतनी ऊंचाई पे बना है, और कितनी लंबाई है इसकी, 1315 मीटर लॉन्ग स्टील यूज़ करके बनाया गया, याद रखिएगा इसको। उसी के बगल अंजी ब्रिज भी बनाया गया है, इंडिया का पहला केबल स्टाइल रेलवे ब्रिज है। ठीक है, ये भी रेलवे ब्रिज ही है। ठीक है, ये जो है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, आर्क ब्रिज है, और ये केबल्ड ब्रिज है, याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये आपका ट्रिब्यूटरी है चेनाब का। अंजी क्या है, अंजी एक रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है चेनाब का, याद रखिए। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आफ्टर चेनाब, इसकी बस बात। ठीक है, तो अंजी ब्रिज, चेनाब ब्रिज, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद एक रेल लिंक बनाया गया, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, 36 टनल्स हैं, 119 किलोमीटर का टोटल ये रेल लिंक है। कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने का काम करेगा। 2 वंदे भारत भी दिया गया है, जो कटरा को श्रीनगर से कनेक्ट करने का काम करेगा। फिर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये फॉरेंसिक को लेकर के खोला गया, एक नेशनल लेवल और एक सेंट्रल लेवल का। कहाँ पे, अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट किया, याद रखिए, फॉरेंसिक को लेकर के। फिर एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स हैं, जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन हैं उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना, उसको और ज़्यादा रीडेवलप करना। इनका जो इनॉग्रेशन किया है, 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन का किया PM जी ने। कहाँ से, बीकानेर राजस्थान में। टोटल एम कितना है, कितने स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, दैट इज़ 1309 स्टेशन। और अभी कितने रीडेवलप्ड हो चुके हैं जो PM ने इनॉग्रेट किए थे, 103 का, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग है। वेव समिट हुआ था, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, वेव समिट। ये मुंबई में हुआ, PM साहब ने इनॉग्रेट किया था। और यहाँ पे सेट अप टारगेट किया गया, हम गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट $1 बिलियन फंड देगी। ठीक है, और एक टर्म है दैट इज कॉल्ड ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी किसको बोलते हैं, यही क्रिएटर्स इकोनॉमी, आर्ट, क्रिएचर, इनोवेशंस, सिनेमा, ये इन सब से जो इकोनॉमी चलती है ना, दैट इज कॉल्ड क्रिएटर्स इकोनॉमी, दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये मीजल्स और रूबेला को लेकर के थोड़ा सा एलिमिनेशन कैंपेन है, याद रखिएगा इसको। टारगेट क्या है, 2026, यानी अगले साल तक हम लोग मीजल्स रूबेला को खत्म करके रख देंगे। और मीजल्स रूबेला जो होता है वायरस की वजह से होता है, और इसके लिए एक MMR वैक्सीन भी डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन्स। ठीक है, और इसके लिए इंडिया को ना प्राइज मिला US के डिपार्टमेंट से, दैट इज कॉल्ड इंडिया गॉट प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड बाय द MNR पार्टनरशिप, USA बेस्ड फाउंडेशन है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, काशी
काशी तमिल संगमम 3.0 ये वाराणसी में होता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द, लगता है ना कुछ कल्चर वल्चर, नो, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखिएगा। सेंट्रल थीम अराउंड द शेष अगस्त्यार कंट्रीब्यूशन, मतलब जो शेष अगस्त्य मुनि थे ना, उनके कंट्रीब्यूशन के अराउंड ही इनका थीम है, याद रखिएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किससे से रिलेटेड होगा? एजुकेशन से रिलेटेड होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया टू एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। इसमें टॉप किसने किया है? चंडीगढ़ ने। लोवेस्ट मेघालय है। और इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, उसमें बिहार की जो कैटेगरी है वो अक्षनी 2 में आए। और कोई भी देखो बहुत सारे हैं ना, जैसे दक्ष है, उत्कर्ष 1 2 3 है, फिर अक्षनी है 1 है, फिर अक्षनी 2 है। तो नो स्टेट्स और यूटी टॉप 4 में है, ना तो दक्ष में कोई है, ना उत्कर्ष में है, 1 2 3 में। बिहार आया हमारा अक्षनी 2 में, याद रखिए इसको। फिर एक रिपोर्ट है दैट इज कॉल्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये कौन निकालता है? टाटा ट्रस्ट निकालते हैं। तो इनके हिसाब से कर्नाटका ओनली स्टेट है जो कि बेसिकली टू मीट द कोटाज इन बोथ पुलिस एंड जुडिशरी में मैच करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल सबसे वर्स्ट बताया गया इस जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से, कर्नाटका को बेटर बताया गया। और बिहार रिपोर्ट बोलती है बिहार में ना 1 लाख पॉपुलेशन में मात्र 81 पुलिस है, बहुत कम है। उसके बाद डॉल्फिन पॉपुलेशन को ज़रा देखो भाई। डॉल्फिन हमारे आपके जेंजेटिक डॉल्फिन है और इंदस डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा रिवर और इंदस रिवर में। इसका IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है, रिमेंबर दिस। ये फर्स्ट एवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सेंसस था। इनको रिलीज़ किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। और दिस रिसर्च पॉपुलेशन वाज कंडक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज WII, अंडर द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पे है? सबसे बड़ा स्टेट्स है यूपी में, फिर बिहार में, अब फिर वेस्ट बंगाल। बिहार में टोटल कितने डॉल्फिन है? 2220 डॉल्फिन है, याद रखिएगा इसको। 2220 डॉल्फिन देयर इन बिहार। बिहार एक हॉट स्पॉट रीजन है, मतलब हॉट स्पॉट क्या? सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है ना डॉल्फिन की वो बिहार में ही है। नंबर में यूपी है, लेकिन डेंसिटी के मामले में हाईएस्ट डेंसिटी बिहार में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द डीपर रिवर चैनल। और ये कहाँ मिलेगा? चौसा मनिहार स्ट्रेच के पास सबसे ज़्यादा। उसके बाद एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली ये रिपोर्ट रिलीज़ किया नीति आयोग ने। इसने बोला जम्मू कश्मीर लीड कर रहा है ओवरऑल, सबसे ज़्यादा पैसा खर्चे कर रहा है। बिहार रैंक हाईएस्ट, ठीक है। ओवरऑल में देखोगे तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, क्योंकि अब तो वो यूटी स्टेट्स तो है नहीं, तो एट दैट उनके GDP के हिसाब से सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ओवरऑल ऐसे देखोगे आप तो बिहार रैंक हाईएस्ट एंड देन आफ्टर जम्मू कश्मीर। एक है ग्रीवियंस रिडर्सल असेसमेंट एंड इंडेक्स। ग्रीवियंस रिडर्सल को लेकर के भुवनेश्वर को बोला गया बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे कोची में मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, याद रखिए। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में, ना कि दिल्ली वाला नहीं। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट 31 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थोड़ा देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये अभी जो हर एक 2 साल पे निकलता है, बायनियल है। 2021 में आया था, तो अब 2023 का है, ठीक है। और ये 18वां है। इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज़ करता है, उत्तराखंड में है, देहरादून, बायनियल है। और ये रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, याद रखिए। तो डेफिनेशन क्या है फॉरेस्ट का कि भाई 1 हेक्टेयर से ज़्यादा के ज़मीन में अगर ट्री कैनोपी है, मतलब 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होनी चाहिए विथ ट्री कैनोपी या डेंसिटी मोर देन 10%। तो ये फॉरेस्ट का डेफिनेशन है। टोटल जो फॉरेस्ट हमारा है, फॉरेस्ट और ट्री कवर है हमारा टोटल, वो लगभग 25% है, मतलब 25.17% के आसपास फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, ठीक है। फॉरेस्ट अगर इसमें से देखोगे तो 21 है, ठीक है, और वही घटा दो ट्री कवर 4 के आसपास, समथिंग लाइक दिस, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 0.18% का इंक्रीज़ हुआ है, ये याद रखिएगा। एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, एंड देन छत्तीसगढ़। डेंसिटी वाइज में देखोगे तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा है, एंड फिर मिजोरम है, ठीक है। एरिया वाइज में MP, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। डेंसिटी में लक्षद्वीप देन मिजोरम। मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ फॉरेस्ट कवर हुआ है? छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ है।
और मैक्सिमम डिक्रीज वहीं हुआ है जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम कार्बन स्टॉक मिला देन मध्य प्रदेश। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिए इसको। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिपोर्ट रिलीज करता है? ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, यूएसए बेस्ड है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। साउथ एशिया में इंडिया का पोजीशन 3rd है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। इनसे बेस्ट नेपाल है पहली बार में, उसके बाद श्रीलंका, देन इंडिया। सच हिपोक्रेसी। ए नेशनल वाटर अवार्ड कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट मैम। प्रेसिडेंट जी ने नेशनल वाटर अवार्ड दिया। उड़ीसा को टॉप प्राइज मिला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। टॉप प्राइज उड़ीसा को मिला। और उसके बाद यूपी। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कौन है? सूरत, याद रखिए इसको। इंदौर नहीं है, सूरत। एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है। एसडीजी इंडेक्स सुमन बेरी साहब वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन पीएम साहब होते हैं इनके। नेशनल स्कोर हमारा कितना है? 71। बिहार का स्कोर सबसे लोवेस्ट है और 57 है, याद रखिएगा। 71 और 57 याद रखिएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में बिहार का रैंक 57 है और भारत का रैंक नेशनल स्कोर कितनी है? 71 है, ठीक है। लार्जेस्ट इंक्रीज किस में हुआ है? क्लाइमेट एक्शन को लेकर के हुआ है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में, ठीक है। वी हैव टोटल एसडीजी कितने हैं? 17 है। निर्फ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च फ्रेमवर्क, ठीक है। ये टॉप निर्फ रैंकिंग में टॉप कौन आए हैं? ओवरऑल आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा निर्फ रैंकिंग में। यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? आईएससी बेंगलोर। बेस्ट कॉलेज कौन है? हिंदू कॉलेज दिल्ली। बेस्ट रिसर्च में आईआईसी बेंगलोर। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास ही आएगा। मैनेजमेंट में आईएम अहमदाबाद। फार्मेसी में जामिया हमदर्द। और लॉ में कौन है? नेशनल लॉ जो स्कूल है बेंगलोर में। ये बहुत ईजी है, याद रख, आराम से याद हो जाएगा। टॉप में तो हमारा टॉप ओवरऑल में आईआईटी मद्रास है। यूनिवर्सिटी में बेंगलोर, आईआईसी बेंगलोर। रिसर्च में भी आईआईसी बेंगलोर है। कॉलेज में हिंदू कॉलेज है। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास है। मैनेजमेंट में आईएम अहमदाबाद। फार्मेसी में जामिया। लॉ में नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु। ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स जरा देख लो, ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यूएसए को पहला पोजीशन मिला ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में, ठीक है। और इंडिया का 39 पोजीशन है। और मिसलेनियस जब मैं करवाऊँगा तो वहाँ पे मैं ये सब चीज़ तो कुछ चीज़ें वहाँ कवर होंगी। इंडिया के पोजीशन बताऊंगा, इंडिया के कुछ स्कोर्स बताऊंगा और बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिसलेनियस में एक साथ कवर करवा दूंगा, ठीक है। अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंडिया का रैंक कितना है? 39। अच्छा बताना, एसडीजी में इंडिया का रैंक कितना है? नेशनल स्कोर कितनी है? 71। और बिहार का बताओ, बिहार कितनी है? 57, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड, देखो अब ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ठीक है। तो इसमें इंडिया, ये वर्ल्ड का रैंकिंग है, तो इसमें टॉप जो इंडिया में टॉप है वो आईआईटी मद्रास नहीं है, वो आईआईटी दिल्ली है, ये याद रखना। नीर्फ रैंकिंग अगर आप देख रहे हो जो इंडिया का अपना था उसमें आईआईटी मद्रास है, लेकिन जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वहाँ पे आईआईटी दिल्ली है। और टॉप कौन है? एक मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में है, एमआईटी जिसको बोलते हैं, वो टॉप किया है। फिर एयर इंडिया क्रैश हुआ था ना अहमदाबाद में, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 260 लोग से ज़्यादा लोग मारे गए। नाम क्या था उस एरोप्लेन का? 7878 ड्रीम लाइनर, 787-8 ड्रीम लाइनर, ये याद रखिएगा, ठीक है। बोइंग बनाता है इसको, याद रखिएगा। 241 लोग ऑन बोर्ड थे, 240 लोग मारे गए, एक ही सर्वाइव हुआ था, ठीक है। ब्लैक बॉक्स, हर एक प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है, जो दिखने में ब्लैक नहीं होता, वो ऑरेंज होता है, उसको ब्राइट ऑरेंज रखा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने लाया था। और ये ब्लैक बॉक्स आपका बेसिकली टेल के पास होता है, जो एयरक्राफ्ट में टेल होता है ना, पूछ, वहाँ पे होता है। उसके बाद 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी लॉन्च हुआ है, याद रख लो, ये नाम याद रख लो। DRR धान 100 कमला, ठीक है, DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1, ठीक है। इन सब को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च IRR हैदराबाद और यहाँ भी ICAR दिल्ली ने। तो ये जो पूसा वाला कैसे याद रखेगा? दिल्ली, क्योंकि पूसा दिल्ली में, और ये कमला वमला जो है हैदराबाद, याद रख लेना। ये दोनों राइस की वैरायटी है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्लीज होल्ड ऑन।
हाँ जी, सो 39 हो गया। नाउ 40 में क्या है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कहाँ पे, लोथल में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। और पता है ना आपको, लोथल में डॉक यार्ड मिला था इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, तो बहुत पुराना है ये लोथल। तो ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा। उसके बाद नोबेल प्राइज़ 2024 में, थोड़ा देखो, नोबेल प्राइज़ ना 6 कैटेगरी में मिलता है। ठीक है, इसको याद कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। एक तो किस चीज़ के लिए मिला ये याद रख लो पहली बात। जैसे फिजिक्स में किस चीज़ के लिए मिला है याद रखो, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग को लेकर के मिला है, पहले ये याद रखो फिजिक्स में। केमिस्ट्री में किस चीज़ को लेकर के मिला है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को लेकर के मिला है। ठीक है, प्रोटीन का डिज़ाइन या प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन को लेकर के मिला है। मेडिसिन काइंड ऑफ बायोलॉजी में किसको मिला है, माइक्रो आरएनए को डिस्कवरी को लेकर के मिला है, माइक्रो आरएनए। तो मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, पहले 3, फिजिक्स में मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, केमिस्ट्री में प्रोटीन वाला, और मेडिसिन फिजियोलॉजी में माइक्रो आरएनए को लेकर। लिटरेचर में बेसिकली एक पोइटिक प्रोज है जो कि साउथ कोरियन एक लेडी है हंस कांग, उन्होंने लिखा था दैट कन्फ्रंट द हिस्टोरिकल ट्रॉमास। ठीक है, ये प्रोज था, इस पे लिखा गया था। उसके बाद पीस में बेसिकली न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाना चाहते हैं वर्ल्ड को, उनसे रिलेटेड मिला है, न्यूक्लियर वेपन से लेकर मिला है। और इकोनॉमिक साइंस में बेसिकली कि कोई देश इतना प्रोस्पेरिटी और में डिफरेंस क्यों होता है, कोई देश गरीब रह जाता है, कोई देश अमीर रह जाता है ना। तो इनमें रिसर्च हुआ है, प्रोस्पेरिटी ऑफ द डिफरेंट नेशंस। ठीक है, इस पर रिसर्च हुआ। तो ये पहले याद हुआ। अब उसके बाद नाम याद करवाता हूँ। फिजिक्स में हॉपफील्ड एंड हिल्टन, फिजिक्स में हॉपफील्ड एंड हिल्टन। केमिस्ट्री में बेकर, नाम ये केमिस्ट्री में बीकर सब होता है ना, जंपर बीकर, ये याद रख लो ऐसे। और हॉपफील्ड, फील्ड किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब फिजिक्स में होता है, याद रखो, हिंटन, हॉपफील्ड। केमिस्ट्री में ये बीकर वगैरह सब होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड बीकर एंड जंपर केमिस्ट्री। उसके बाद मेडिसिन में ये एम्ब्रोज नाम सुन के नहीं लग रहा दवाई ववाई का है ना, एम्ब्रोज ठीक है ना, रुकवुन। ठीक है, तो एम्ब्रोज रुकवुन इससे रिलेटेड है। फिर हांगकांग, ठीक है, इनको लिटरेचर में मिला है। ठीक है, साउथ कोरिया की हैं। उसके बाद पीस में किसको मिला है, निहोन हिडांक्यो को। ये एक बंदा नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा काम किया है कि टू मेक द वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद इकोनॉमिक साइंस में 3 बंदे को मिला जॉइंटली, जॉनसन्स, रॉबिन्सन्स एंड एस्मग्लू। तो एस्मग्लू, जॉनसन्स एंड रॉबिन्सन, इसको इकोनॉमिक साइंस में मिला है फॉर रिसर्च इनटू द डिफरेंस इन द प्रोस्पेरिटी बिटवीन द नेशन। ठीक है, उसके बाद ये अल्फा फोल्ड 2 क्या है, ये एक टर्म है, याद रखो। इट इज़ AI ड्रिवन सिस्टम दैट रिवोल्यूशनाइज्ड द प्रेडिक्शन ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये वही बेसिकली मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वहीं से रिलेटेड है ये अल्फा फोल्ड 2। ठीक है, ये AI ड्रिवन सिस्टम है बेसिकली, जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ना प्रेडिक्ट करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा फोल्ड 2। उसके बाद कुछ बुक्स हैं वो ज़रा देख लीजिए, जो कि इकोनॉमिक्स वाले में जो नोबेल पुरस्कार जिसमें एस्मग्लू रॉबिन्सन को मिला था, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे वाई नेशन फेल, द ओरिजिन ऑफ पावर, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। दूसरा बुक था द नैरो कॉरिडोर। ठीक है, ये इन्होंने ही लिखा था, याद रखिएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ट्रैवल टूरिज्म कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसी तरह वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। तो यहाँ पे इंडिया ने बोला कि भाई हम ना 1400 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2035 तक टारगेट किए हैं। ठीक है, और 25% रिड्यूस कर देंगे। वैसे तो देखो 100% हम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल बनने की बात कर रहे हैं 2070 तक। तो 2035 तक आधे में हम 25% रिड्यूस कर देंगे CO2 को। और इंडिया ने एम किया 1400 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ये। ठीक है, इतना डिटेल पूछता नहीं है, सच बता रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। अगर थोड़ा बहुत पूछेगा तो हाँ इतना पूछेगा कि भाई 25% रिड्यूस करेगा CO2 बाय द ईयर 2035। ठीक है, और पूछेगा कि ये आउटलुक, एनर्जी आउटलुक कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, कहाँ पे? ये हैदराबाद में, याद रखिएगा। ये सेमी एरिड ट्रॉपिक्स को लेकर के एक क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हैदराबाद में, रिमेंबर दिस, ठीक है। और एक ग्लोबल साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है, इस पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ। द कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, कहाँ पे? न्यू दिल्ली। इंदौर को डिक्लेयर किया गया एज द इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। स्माइल स्कीम्स हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर बच्चे, ऑर्फन्स वगैरह सबको सपोर्ट किया जाता है, तो ये याद रख लेना। इंदौर को डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला बेगर फ्री सिटी, ठीक है। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रियल टाइम, ध्यान सुनो, रुको एक सेकंड, मेरे को ना पेन चेंज करने दो। हाँ अब सही है। इंडियाज नहीं, ज़्यादा थोड़ा ठीक हो गया। इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर द एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक रियल टाइम एआई डैशबोर्ड तैयार किया गया है। ये मध्य प्रदेश में, जहाँ पे ज़्यादा जंगल ज़मीन है वहीं पे करवाया जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन ड्रिलिंग स्टार्ट हुआ कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के दिरांग, जो कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ठीक है, याद रखिए। पीएम युवा स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? ये बेसिकली जिनका एज 30 से कम है उनको ऑथर्स बनाने के लिए प्रेरित करता है, टू मेंटेन द यूथ ऑथर्स। इंडियाज पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाला है? गुजरात में, याद रखना। और 2000, ये जो ईयर है ना 2025, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स ही है, याद रखना। वैसे तो मैं बताऊंगा, इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी गुजरात, ये बिल पास कर दिया गया है, किसने? लोकसभा में। फिर त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट, बेसिकली यही जो है ना यूनिवर्सिटी, इसी एक्ट को पास करके बनाया गया है। और ये जो त्रिभुवन नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अमूल के फाउंडर यही थे, त्रिभुवन काशी भाई पटेल, ठीक है। तो ये एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा गुजरात में, क्योंकि अमूल वहीं से रिलेटेड है, ठीक है। और इनके बारे में पता होगा ना, वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस फाउंडेशन चलाते हैं इनको, जामनगर गुजरात में। वर्ल्ड का हाईएस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एलिफेंट में भी, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 50 कर लिया आपने, 2-3 बार वीडियो देख लोगे ना भाई, सब क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि भाई ST SC के लिए आप सब क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो अलाउ किया है, ये जो बेंच को हेड कर रहा था, दैट इज़ आवर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है। उसका समृद्ध प्रोग्राम किस से लेकर रिलेटेड है? ये स्टार्टअप एक्सेलरेशन को लेकर के है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग रिलीज करता है, याद रखिए, नीति आयोग ने लाया था अटल इनोवेशन मिशन। देखो इसरो का ना पीएम ने हम लोगों को सूचित किया कि इसरो ने अपना 3rd लॉन्च पैड को सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो में ही इस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, 3rd लॉन्च पैड। अब इसरो के पास 3 लॉन्च पैड है। भारत पोल पोर्टल के बारे में थोड़ा सा जानिए। भारत पोल, इंटरपोल, इसमें कुछ नाम याद आ रहा है? तो बेसिकली इसको इनोग्रेट करने का ये ऐप वेब पोर्टल है, इसको इनोग्रेट किया हमारे होम मिनिस्टर जी ने, अमित शाह। इसको डेवलप किसने किया है? DRDO ने नहीं किया है, या किसी और NIC ने नहीं किया है, याद रखना। इसको डेवलप किया किसने? CBI ने। तो ये पोर्टल क्यों बनाया गया? ताकि एवरी एजेंसी और एवरी पुलिस फोर्स इन इंडिया विल बी एबल टू सीमलेसली कनेक्ट विद द इंटरपोल, ठीक है, ओके। कनक्लेव ऑन द पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड वैक्सीन इनोवेशन, ठीक है, इस पे कॉन्क्लेव हुआ था पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को लेकर के, कहाँ पे? हैदराबाद में, याद रखिए इसको। कनक्लेव ऑन द लाइव स्टॉक डेवलपमेंट कहाँ हुआ? शिलोंग में, रिमेंबर। शिलोंग में बेसिकली क्या हुआ? कॉन्क्लेव हुआ था लाइव स्टॉक डेवलपमेंट को लेकर के। यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज, जो इन सब का कार्यभार एक ही मिनिस्टर्स को मिला है, दैट इज रंजन सिंह एलियास लल्लन सिंह। कहाँ से हैं ये? बिहार से ही हैं। इनको पंचायती राज, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग का पोर्टफोलियो दिया गया। तो इन्होंने इनोग्रेट किया
इस कॉन्क्लेव को, जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट को लेके कॉन्क्लेव हुआ था शिलोंग में, मेघालय का शिलोंग, याद रखिएगा। एक चरक इनिशिएटिव लाया गया, ये कोल इंडिया लॉन्च किया इनको, चरक इनिशिएटिव को। क्या है कि भाई एक ये सिंगरौली रीजन है मध्य प्रदेश में, यहाँ इकोनॉमिकली वीकर जो बच्चे हैं ना, लोग हैं, उनको अगर कोई डिजीज़ विजीज़ हो जाता है, दैट इज़ अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, तो उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ये वो CSR प्रोग्राम के अंदर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड चरक इनिशिएटिव। चरक डॉक्टर सुश्रुत चरक, पता है ना, डॉक्टर थे, एंशिएंट डॉक्टर थे, कोल इंडिया ने लॉन्च किया था। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ खुलने वाला है, याद रखो इसको। वर्ल्ड का 10th आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ खुलने वाला है, ये देहरादून में खुलने वाला है, बाय द वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ पे, भारत मंडपम में, दिल्ली, ठीक है। और दिस एक्सपो बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो इन द वर्ल्ड। उसके बाद सेंटर ने स्क्रैप कर दिया नो डिटेंशन पॉलिसी। देखो पहले क्या होता था ना, 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में जब चीज़ें चेंज होती थी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से अपर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो क्या होता था कि प्राइमरी तो 5 तक होता था, अब उसके बाद वो बच्चा आ जाता था दूसरे स्कूल्स में, 6ठे में जाता था, तो वहाँ पे ना अगर किसी बच्चे ने अगर कुछ नहीं भी लिखा, हाँ, उनको 33% नहीं भी आया, तो भी पास कर दिया जाता था, प्रमोट कर दिया जाता था, ठीक है। क्योंकि सरकार की पॉलिसी थी नो डिटेंशन पॉलिसी, कि भाई डिटेन मत करो, इसको फॉरवर्ड कर दो, प्रमोट कर दो, ठीक है। लेकिन अब सेंटर ने बोला नहीं भाई, अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किए हैं, तो इसके अंदर बिल्कुल ये सब अलाउ नहीं होगा। तो क्लास 5 और क्लास 8 में अब बच्चा फेल हो सकता है, स्कूल के पास अब है कि वो फेल कर दे बच्चे को, जिस बच्चे ने 33% नहीं लाया, बात खत्म है। उसके बाद ग्रामीण भारत महोत्सव, ये इनोग्रेट किया मोदी जी ने, कहाँ पे, भारत मंडपम में, ठीक है, याद रखिए। दिव्य कला मेला, ये कहाँ लगता है, इंडिया गेट पे लगता है, न्यू दिल्ली में, ये सबको पता है आर्ट क्राफ्ट को लेकर के। इंटरनेशनल सोलार अलायंस, इनका प्रेसिडेंट कौन बना है, अगेन इंडिया, और को प्रेसिडेंसी कौन संभाल रहे हैं, फ्रांस, याद रखिएगा। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली, रिमेंबर दिस, ठीक है। टॉप परफॉर्मर इन आई गॉट प्लेटफॉर्म, देखो जो भी सरकारी आदमी है ना, उनके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया, ये प्लेटफॉर्म है आई गॉट प्लेटफॉर्म, है ना, कर्मयोगी काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें टॉप परफॉर्मर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्यों, क्योंकि उन्होंने ना, देखो इन्होंने क्या किया, वाई ब्रेक इनिशिएटिव लॉन्च किया। योगा ब्रेक दिया करते थे ये लोग, तो देते हैं लंच ब्रेक, टिफिन ब्रेक देते ना, तो ये जो मिनिस्ट्री है यहाँ पे जो भी काम करते हैं, ठीक है, उनको योगा ब्रेक दिया जाता है। तो ये काइंड ऑफ इनोवेशन है हेल्थ को लेकर, टॉप परफॉर्मर इन आई गॉट प्लेटफॉर्म। फिर वाधवन पोर्ट कहाँ बनने वाला है, इंडिया लेड फाउंडेशन, PM मोदी ने, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, वाधवन पोर्ट, याद रखो इसको, ठीक है। उसके बाद 66 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ लगता है, ये भारत मंडपम में, याद रखना। थीम क्या है इस बार, विकसित भारत @2047। इंडिया ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को, क्यों, क्योंकि इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था, याद रखिएगा। इंडिया रिसेंटली ज्वाइन इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। एक स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम बनाया जा रहा है, कहाँ पे, अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक कहाँ आया था, भुज में आया था, तो ये याद रखो, भुज में। तो स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम्स, और दिस म्यूजियम इज आल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस फ्रिक्स वर्सैलीज अवार्ड बाय द यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को ने इस म्यूजियम को शॉर्ट लिस्ट भी किया फॉर दिस अवार्ड, दैट इज कॉल्ड प्रेस्टिजियस फ्रिक्स वर्सैलीज, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024 लॉन्च किया गया, PM ने इनोग्रेट किया ग्रेटर नोएडा से, सेमिकॉन इंडिया 2024। इसका थीम क्या है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सुभद्रा स्कीम, देखो वैसे तो किसी स्टेट का स्कीम पढ़ना नहीं है, ठीक है, एज सच, लेकिन PM साहब ने इनोग्रेट किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। PM साहब ने इनोग्रेट किया, ये बेसिकली सुभद्रा स्कीम वुमेन सेंट्रिक स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में। इंडियाज़ फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट,
ठीक है, मोहाली चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ के मोहाली सिटी में बेसिकली इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट बनने वाला है, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जालगांव महाराष्ट्र में, ठीक है। वैसे तो मेरे को जितना पता है कि 2 करोड़ वुमेन्स को टारगेट बनाया गया है कि भाई 2 करोड़ वुमेन को हम लोग लखपति बनाएंगे। शुरुआत में तो देखो 1 करोड़ ही था, 1 करोड़ वुमेन को ईयरली जो है ना 1 लाख से ज़्यादा कमवाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से, ठीक है। तो इनका सम्मेलन कहाँ हुआ था? फैसिलिटेशंस वगैरह सब जलगांव महाराष्ट्र। एक प्रोग्राम है यार, रिसेट प्रोग्राम। डू यू नो व्हाट इज रिसेट प्रोग्राम? बेसिकली जो भी रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये प्रोग्राम लॉन्च करता है, रिसेट प्रोग्राम। 1 डे 1 जीनोम प्रोजेक्ट, दैट इज 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट है ना, उसी तरह 1 जीनोम 1 डे 1 जीनोम प्रोडक्ट इसके ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। और इसको लॉन्च किया अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत कौन है? फॉर्मर नीति आयोग के CEO थे। और इंडिया का जब G20 हुआ था यहाँ पे, तो ये और यहाँ पे और ब्राज़ील में जो था उनके लिए G20 शेरपा थे, याद रखिएगा। चिंतन शिविर लगा कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लगाया चिंतन शिविर। किस चीज़ को लेकर के चिंता करेंगे भाई? चिंता इस चीज़ को लेकर के करेंगे कि इंडिया का जो एक एम्बिटियस टारगेट है किसका? 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी बाय 2030, इनके लिए क्या स्ट्रेटजी डेवलप किया जाए, ठीक है, याद रखिएगा। चिंतन शिविर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम OP जिंदल बेसिकली यूनिवर्सिटी खुलने वाला है सोनीपत हरियाणा में। इसको इनोग्रेट किया था हमारे स्पीकर जो थे ओम बिरला साहब और अर्जुन राम मेघवाल, दैट इज लॉ मिनिस्टर। तो लॉ मिनिस्टर और स्पीकर दोनों ने मिलकर इनोग्रेट किया इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा। ECI का नेशनल आइकॉन किसको बनाया गया है? PWD के लिए राकेश कुमार को, ठीक है। PWD यू नो व्हाट इज? पीपल विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग। सुप्रीम कोर्ट का जो फ्लैग इंसाइन है, एल्बम में ये सब चेंज हुआ है, थोड़ा सा देखो। एक तो ये फ्लैग है ब्लू कलर में, एक तो पहले आप याद रखो, ये अशोक चक्र है, ये एक सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट है, ये ओपन कॉन्स्टिट्यूशन पे सुप्रीम कोर्ट का फिगर है, और ये वर्सेस है, ठीक है। ये वर्सेस क्या है? धर्मो रक्षति ऐसे कुछ है क्या? रुको एक सेकेंड, वर्सेस। यार मैंने ये फोटो HD डाला था यार। रुको जस्ट साइन। एक काम करना, ये दिख नहीं रहा है, टास्क ले लो इसको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इंसाइन, न्यू इंसाइन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? रुको मैं चेक ही कर लेता हूँ, बता ही देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट न्यू वर्स, हाँ जी आ गया। यतो धर्मस्थ्यो जया, लिख लेता हूँ यहाँ पे, यतो धर्मस्थो जया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, तो ये हो गया हमारा मेन। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ न्यूज इन शॉर्ट एंड देन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे नेशनल अफेयर्स में, ठीक है। चलो देखो, मोदी जी को तो बहुत सारे मोर देन 28 के आसपास इनको स्टेट ऑनर्स मिले अलग अलग देश से, ठीक है। बट अभी हाल फिलहाल में जो 4-5 इंपॉर्टेंट है वो देख लो। जैसे कैसे याद रखोगे वो सोचो। एक ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैरिक्योज है ना, ये मक्रियोज, ये याद रखो बस, मैरिक्योज 3rd, ये साइप्रस के द्वारा मिला है। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मर्क्योज, ये साइप्रस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द वेलविस्टिचिया, अब ये वेलविस्टिचिया याद रखो, ये नामीबिया को में तो मिला है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये ब्राज़ील। उसके बाद PM मित्र विभूषण, ये तो श्रीलंका, याद रख लो, मित्र विभूषण श्रीलंका। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशियन, कौन है? मॉरिशियस, याद रखो। मुबारक द ग्रेट, ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, कुवैत। और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, रसिया।
अब मैं समझाता हूँ। मैकेरियोस साइप्रस, मैकेरियोस साइप्रस, वेलविस्टिचिया नामीबिया, वेलविस्टिचिया नामीबिया, सदर्न क्रॉस ब्राज़ील, सदर्न क्रॉस ब्राज़ील, मित्र विभूषण श्रीलंका, ठीक है। ये इंडियन ओशियन वाला कौन है? मॉरिशियस। मुबारक द ग्रेट कुवैत, मुबारक द ग्रेट कुवैत। एंड्रयू, सेंट एंड्रयू कहाँ पे है बताओ? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी रसिया, ठीक है। चलो याद रखना इसको। 3 न्यू जज अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके बारे में देख लीजिए। और भी हैं, आगे बढ़ाऊंगा, बट ये देख लो जरा। एक है बेसिकली नीलय बिपिन चंद्र, क्या है? नीलय बिपिन चंद्र अंजरिया, नीलय बिपिन चंद्र अंजरिया साहब हैं। ये फॉर्मली कर्नाटका के थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये बने हैं आपके यहाँ कर्नाटका के थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। एक विजय बिश्नोई जी हैं, गुवाहाटी के थे। उसके बाद अतुल शरचंद्र, ये बॉम्बे से थे और सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो कैसे याद रखोगे? अतुल शरचंद्र बॉम्बे, अतुल शरचंद्र बॉम्बे से थे, विजय बिश्नोई जी गुवाहाटी से थे, और नीलय बिपिन चंद्र अंजरिया, ये अंजरिया साहब कहाँ से थे? कर्नाटका से थे। बड़ा डिफ़िकल्ट है नाम याद रखना, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। अतुल जी बॉम्बे से, अतुल देखो कैसे याद रखोगे, एक याद रखो अतुल नाम करके कोई डायरेक्टर सिंगर है ना, कुछ ऐसे याद रखो, बॉम्बे में रहते हैं तो वहाँ से याद रख लो। ये बॉम्बे से थे, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में थे। उसके बाद कैसे याद रखो? बिश्नोई परिवार तो देखो राजस्थान में होता है, राजस्थान के जस्ट अपोजिट में कौन है? असम है उधर। हाँ ऐसे याद रखो, गुवाहाटी, बिश्नोई गुवाहाटी। उसके बाद एक बिपिन चंद्र अंजरिया, ये अंजरिया साहब कहाँ के थे? कर्नाटका के, ऐसे याद रखो। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? BR गवई साहब हैं, ये 52वें हैं, ठीक है। और इनके पहले कौन थे? संजय खन्ना साहब थे, ठीक है, याद रखिएगा। और जो BR गवई हैं ये फर्स्ट बुद्धिस्ट और सेकंड दलित CJI बने हैं, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड सेकंड दलित CJI बने हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, लॉ कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ। इनके चेयरपर्सन कौन है? दिनेश महेश्वरी। कौन है? दिनेश महेश्वरी, ये आपको याद रखनी है, महेश्वरी साहब याद रखिए, चेयरपर्सन लॉ कमीशन के। और मेंबर कौन बने? हितेश जैन और DP वर्मा, हितेश जैन एंड DP वर्मा, याद रखिए इसको। अरुण पल्ली साहब, ये चीफ जस्टिस बने हैं कहाँ के? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अरुण पल्ली साहब जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस बने हैं। MRS ग्लोब इंटरनेशनल 2025 किनको मिला है? ये मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अनुराधा गर्ग को मिला है, ठीक है, अनुराधा गर्ग, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन है जिनको मिला है, अनुराधा गर्ग, मिस ठीक है, मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल 2025, ठीक है। राजीव गौबा साहब हैं, ये कौन है? फुल टाइम मेंबर बन चुके हैं नीति आयोग के, फुल टाइम मेंबर राजीव गौबा साहब, ठीक है। वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में टाइम मैगजीन के हिसाब से कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में टाइम मैगजीन ने सम्मिलित किया है। ये इंडियन मतलब इन्वायरमेंट को लेकर थोड़ा सा है उनको उनकी रक्षा करती हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, ठीक है, कंजर्वेशन पे ध्यान देती हैं। और ये ओनली इंडियन वुमेन है इन द लिस्ट 2025 में, ओनली इंडियन वुमेन इन द लिस्ट, पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। और आई हैव गिवन टास्क, ये किस स्टेट्स हैं ये बता दीजिए, ये टास्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि ये मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग सब जितने लोग इस करंट अफेयर सीरीज को देख रहे हैं, अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है और गेटिंग,
तो प्लीज़ मैसेज करके हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ बताइए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहनत से बनाया हूँ, बहुत प्रिपरेशन लगा इन सब चीज़ को इतना शॉर्ट क्रिस्प करने में, ठीक है। चलिए, जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन, ये न्यू जज बने सुप्रीम कोर्ट के। ये अर्लियर पटना के थे, पटना के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन, ये न्यू जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, विनोद चंद्रन साहब। और ये पटना के थे जज, चीफ जस्टिस है पटना के 44वें, ठीक है, ये याद रखिएगा। 44वें चीफ जस्टिस ऑफ पटना विनोद चंद्रन साहब, जो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। एक जस्टिस मनमोहन साहब हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट के थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अब न्यू जज बने हैं। किनके बताइए? न्यू जज बने सुप्रीम कोर्ट के। तो मैं फिर से रिटेरिएट कर देता हूँ। ये विनोद चंद्रन जी बिहार के थे, पटना हाई कोर्ट के थे, न्यू जज बने सुप्रीम कोर्ट के। मनमोहन साहब दिल्ली के थे, ठीक है। और इसके पहले हमने 2-4 और पढ़ी थी ना, याद रखिए। अतुल जी बॉम्बे के थे, बिश्नोई जी अपोजिट में गुवाहाटी के थे, और ये अंजरिया जी कर्नाटका के थे। याद हो गया होगा मुझे लगता है अब। ओके, उस्ताद जाकिर हुसैन खान, इनका रिसेंटली ही पास्ड अवे ना, यूएसए सैन फ्रांसिस्को में। ये तबला मेस्ट्रो, तबला बजाते थे जाकिर हुसैन साहब, याद रखिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पास्ड अवे रिसेंटली, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ही इज़ अ मास्टर ऑफ रोस्टर, ही वर्कड एज ए UNCTAD, है ना, याद रखिए। सर्व्ड एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, फाइनेंस सेक्रेटरी, RBI का गवर्नर, UGC को हेड कर चुका है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर उस समय थे नरसिम्हा राव, इनके समय में ही 1991 रिफॉर्म आया था, LPG रिफॉर्म, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ही इनेक्टेड सेवरल एक्ट्स, लैंडमार्क एक्ट जैसे RTI एक्ट, RT राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। UID जो आधार अभी देख रहे हो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इंडो US द पिनाकल मोमेंट, इंडो US न्यूक्लियर डील 2008, ठीक है। और ये 13वां PM थे, राज्यसभा असम से इलेक्टेड होते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आशीष खन्ना को बनाया गया है। ISA का डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आशीष खन्ना साहब को, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट कौन है अभी बताइए? इंडिया। को प्रेसिडेंसी कौन संभाल रहे हैं? फ्रांस। डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया? आशीष खन्ना को, ठीक है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 किसने जीता है? रचैल गुप्ता, ठीक है, याद रखिएगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024, ठीक है। शारदा सिन्हा एक फोक सिंगर है, ही रिसेंटली पास्ड अवे, 72 साल के एज में। इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ये भोजपुरी और मैथिली में गाती थी। इनको बिहार कोकिला कहा जाता। इनको पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है। और संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड तक भी मिला है, ठीक है। इसी साल इनको पद्मा मिला है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। पद्म विभूषण मिला, अभी बताऊंगा आपको। फिर न्यूली अपॉइंटेड कुछ गवर्नर, याद रखिएगा। 6 टोटल है ना, 1 2 3 4, अच्छा 5 है। तो 5 प्रेसिडेंट मैम ने अपॉइंट किए हैं। जैसे एक एक करके बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। हरि बाबू, ये है कंभनपति हरि बाबू। तो हरि बाबू याद रख लो। ये हरि बाबू जो हैं, ये उड़ीसा के बने हैं, पहले ये मिजोरम के थे, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद तो मिजोरम में किनको भेजा गया? आर्मी से रिलेटेड एक हैं डॉक्टर जनरल विजय कुमार सिंह, इनको मिजोरम का बनाया गया। तो ये जो जनरल नाम करके ना, मिजोरम से याद रखिएगा, ठीक है। और हरि बाबू अब उड़ीसा के न्यू गवर्नर हैं, याद रखिएगा, पहले मिजोरम के थे। ये अजय जी जो थे, अजय कुमार भल्ला जी, ये मणिपुर के बन चुके हैं अब गवर्नर, पहले होम सेक्रेटरी हुआ करता था। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अजय कुमार भल्ला। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये बिहार के थे, बट इनको ट्रांसफ़र करके कहाँ दे दिया गया? वापस केरल भेजा गया, और केरल से वापस बिहार बुलाया गया। किनको? आरिफ मोहम्मद खान को, बिहार के। तो बिहार के अभी गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, याद रखिएगा। अजय मणिपुर के, विजय कुमार सिंह मिजोरम के, बाबू हरि बाबू
उड़ीसा के, ठीक है, याद रखिएगा। चेयरमैन जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, EAC-PM, याद रखिएगा इसको। जो पीएम का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उनके चेयरमैन कौन है? एस महेंद्र देव, इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एस महेंद्र देव, ठीक है। एडे दी कैंप, दैट इज कॉल्ड ADC टू द प्रेसिडेंट मुर्मू जी, पहली बार ऐसा रखा गया है प्रेसिडेंट के गार्ड में, दैट इज कॉल्ड यशस्वी सोलंकी, ये पहली वुमेन नेवी ऑफिसर है, यशस्वी सोलंकी का, याद रखें, दैट इज कॉल्ड शी इज द ADC टू द प्रेसिडेंट मुर्मू जी, ठीक है, एडे दी कैंप। उसके बाद प्रेजेंट DGMO को थोड़ा देखो, राजीव गई साहब हैं प्रेसिडेंट, इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है। ही वॉज द फेस ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। और डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी, अब इनको बना दिया गया एलिवेट करके डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी, ठीक है। ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स किसको बनाया गया? कैटरीना कैफ को, ठीक है। तो कैटरीना कैफ को मालदीव्स टूरिज्म का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद एक ये है ना, यूरेका फॉस फ्लैगशिप वैक्यूम क्लीनर गेटवे, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, इसका बेसिकली एम्बेसडर बनाया गया श्रद्धा कपूर को। अच्छा, UPSC के चेयरमैन कौन बने? अजय कुमार, याद रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा, ठीक है, समझ लीजिए। अंजू राठी राणा कौन है? ये सेक्रेटरी है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स, ये पहली वुमेन है जिनको यूनियन लॉ सेक्रेटरी बनाया गया, पहली वुमेन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अंजू राठी राणा फॉर यूनियन सेक्रेटरी बनी है लीगल अफेयर्स। उसके बाद संजय मल्होत्रा जी गवर्नर ऑफ द RBI, रिमेंबर दिस। PP चौधरी हैं, ये चेयरपर्सन है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। इनकी एक जो कमेटी थी ना, वन साइमल्टेनियस इलेक्शन कमेटी को लेकर के, उनको हेड कौन कर रहे थे उस कमेटी को? रामनाथ कोविंद जी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अभी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इनके चेयरपर्सन PP चौधरी को बनाया गया है, जो वन नेशन वन इलेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, PP चौधरी। पूनम गुप्ता जी कौन है? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI बनाई गई है, पूनम गुप्ता को, याद रखिए, डेप्यूटी गवर्नर। और गवर्नर कौन है? मल्होत्रा साहब। सलमान खान क्या है? सलमान खान कुछ भी नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर हैं फर्स्ट एवर खो-खो वर्ल्ड कप 2025 के, ठीक है। सलमान खान कौन है? पहली बार फर्स्ट एवर खो-खो वर्ल्ड कप 2025 होने जा रहा है, इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए भाई साहब को। उसके बाद प्रीति लोबाना क्या है? प्रीति लोबाना को बनाया गया गूगल के लिए, गूगल का गूगल फॉर इंडिया के लिए वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री मैनेजर, प्रीति लोबाना। पंकज त्रिपाठी क्या है? ये बहुत चीज़ है, MP टूरिज्म का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंकज त्रिपाठी जी को। रणधीर सिंह क्या है? रणधीर सिंह है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, याद रखिए, रणधीर सिंह को ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के पहला इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं ये रणधीर सिंह, ठीक है। पंकज त्रिपाठी कौन से टूरिज्म है? मध्य प्रदेश के टूरिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। सोनू सूद को क्या मिला? इनको तो मिस वर्ल्ड पे इनको एक स्पेशल सम्मान भी मिला था, आगे बढ़ाऊंगा। और इनको अभी थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मालदीव्स के कैटरीना कैफ, थाईलैंड के सोनू सूद, खो-खो के लिए सलमान खान, विश्वनाथ कार्तिकेय पदक्रांति। अब जो मैं 3 नाम बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, विश्वनाथ कार्तिकेय पदक्रांति, ठीक है। उसके बाद है काम्या कार्तिकेयन, उसके बाद गीता सुमाता, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विश्वनाथ कार्तिकेय पदक्रांति है ना, ये यंगेस्ट इंडियन है, 16 साल इनकी उम्र है, और सेकेंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड है, यंगेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड और सेकेंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, जिन्होंने ऑल 7 कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट में जो हाईएस्ट पीक है उन पे चढ़ाई की है। सोचो कितना बड़ा काम है, 16 साल की उम्र में कर गया है। यहाँ 16 साल की उम्र में कुछ नहीं होता। हैदराबाद से हैं। काम्या कार्तिकेयन, ये मुंबई से हैं, ये यंगेस्ट फीमेल हैं, ध्यान सुनिए, टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑन ऑल 7 कंटिनेंट। आप कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि ये फीमेल हैं, उनमें ये फर्स्ट आई हैं जो सारे पिक्स पे गई हैं ऑल कंटिनेंट के, और ये सब में से हैं। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये यंगेस्ट इंडियन है। ओके,
गीता सुमाता का ये CISF का सब इंस्पेक्टर है, फर्स्ट CIF पर्सनल जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, गीता सुमाता साहब। ठीक है, 100 हो गया और मैं चाहता हूँ 100 में आप पढ़ें। क्या लिखा हूँ? बहादुर सिंह सागो, क्या है ये? ही अनअपोज्ड, इनको न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बना दिया गया है, अनअपोज्ड एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? गुनाथन नरेंद्र जी को, गुनाथन नरेंद्र जी। बी श्रीनिवास न्यू डायरेक्टर बनाए गए NSG के, याद रखिएगा, बी श्रीनिवास को NSG के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के न्यू डायरेक्टर बनाए गए। ठीक है, विजय रूपानी जी ही डाइड, वही अहमदाबाद प्लेन क्रैश जब हुआ था, ही वॉज अ फॉर्मर CM ऑफ गुजरात, यू नो दैट, विजय रूपानी। आचार्य सत्येंद्र दास जी कौन है? ही वॉज द चीफ प्रिस्ट ऑफ द राम जन्मभूमि, ही रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, अयोध्या में चीफ प्रिस्ट थे ये। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ही ऑल्सो पास्ड अवे, फॉर्मर इसरो का चेयरमैन थे और जो नेशनल जो एजुकेशन इकोनॉमिक प्लानिंग थी उनके चीफ आर्किटेक्ट थे, याद रखिएगा। पंडित राम नारायण आयोनिक सारंगी बजाते थे हिंदुस्तानी म्यूजिक में, ही रिसेंटली पास्ड अवे, याद रखना सारंगी। जाकिर हुसैन के बारे में पूछेगा तो तबला बजाते हैं, और ये पंडित राम नारायण के बारे में पूछेगा तो सारंगी, याद रखिएगा। एक बाबा कल्याणी हैं, 128 साल के हैं, ही रिसेंटली पास्ड अवे, योगा प्रैक्टिशनर, 128 साल जी हैं ये, पद्मा अवार्डी भी हैं। 102। बिहार पहला स्टेट है जिन्होंने वोटिंग स्टार्ट किया फॉर द अर्बन लोकल बॉडी, याद रखिएगा, और इसको डेवलप किया गया है बाय CDAC। ठीक है, एंड बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वोटिंग ऐप भी डेवलप किया गया, वोटिंग SECBHR। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या है ये? अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है ये अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको रीनेम कर दिया गया एज ए बटरफ्लाई सेंचुरी, है ना, अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। और इंडिया का पहला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये, जो डेडिकेटेड है इंटायरली टू प्रोटेक्ट द बटरफ्लाइज। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली किसको घोषित किया गया? लखनऊ को, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को बनाया गया है। प्रेस्टिजियस क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ। दीव क्या है? फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जो इंटायरली पावर, जितना डिमांड है इनका वो सोलर एनर्जी से मीट होता है, इंटायरली। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट एवर जंगल सफारी यूपी, विस्ताडोम ट्रेन लॉन्च किया इन्होंने, इंडिया का पहला जंगल सफारी यूपी उत्तर प्रदेश ने विस्ताडोम ट्रेन लॉन्च किया, जो कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर के दुधवा टाइगर रिजर्व तक ले जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक सिंधुदुर्ग है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया, यहाँ पे एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ तैयार किया गया है। और ये कहाँ किस पे तैयार किया जाएगा? एक INS गुलदार है, ये डीकमीशन्ड वॉरशिप है, इस पे ही बनाया जाएगा। ठीक है, सिंधुदुर्ग, रिमेंबर दिस, इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में थोड़ा सा देखिए। बेसिकली ये एक ऐसा असेंबली है जो इंटायरली रन करता है सोलर पावर पे, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये ब्रह्मोस को लेकर के एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ पे खोला गया है? लखनऊ में। इनको इनोग्रेट वर्चुअली किसने किया था? राजनाथ सिंह जी ने किया था। ठीक है, तो ब्रह्मोस का स्पीड है मैक 2.8 और ये कितना किलोमीटर तक जा सकता है? 290 से लेकर 400 किलोमीटर तक। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा, लखनऊ में ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया इसको। दिल्ली असेंबली को इंटायरली वो सोलार पे चलता है, बताया था आपको। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटायरली अपना पावर डिमांड? दीव। दिल्ली 35वां स्टेट एंड यूटी है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वही PM आयुष्मान योजना, PMJ कार्ड। ठीक है, 5 लाख तक जो मिलते हैं।
इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर शायद गुड़गांव में बनाया गया। यस एग्जैक्टली, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुड़गांव में इनॉग्रेट किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। और ये बनाया किसके द्वारा गया है? बाय अहिंसा विश्व भारती। ठीक है। फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, जिनको ये बनाया इसलिए गया था वेलेस्ली ने, क्योंकि टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट, इनको रीनेम कर दिया गया एज अ विजय दुर्ग। ये फोर्ट विलियम करेंटली इट सर्व्ड एज ए हेड क्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न आर्मी कमांड, और उसको नाम चेंज करके विजय दुर्ग बना दिया गया है। और इस फोर्ट विलियम के अंदर एक बेसिकली हाउस है दैट इज कॉल्ड किचनर हाउस। इसको नाम चेंज करके मानिकशॉ हाउस कर दिया। सैम मानिकशॉ हमारे थे ना फील्ड मार्शल, तो ये नाम दे दिया गया। याद रखिए किचनर हाउस। इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विथ स्टेट ऑफ आर्ट कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट कहाँ खोला गया? ग्वालियर में। ये सब काम यही हो सकता है। इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विथ स्टेट ऑफ आर्ट सीबीजी प्लांट कहाँ पे? ग्वालियर में। इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन दैट इज IOC ऑफ यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया 24 कोस्टल विलेज इन उड़ीसा जो सुनामी रेडी हैं। याद रखिएगा, तो ये IOC दैट इज कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल ओशियनिक कमीशन, जो यूनेस्को का पार्ट है, बॉडी है, इन्होंने किस राज्य के 24 कोस्टल विलेजेस को डिक्लेयर किया एज ए सुनामी रेडी? उड़ीसा के। इनको प्राइज मिला था, वो वाटर अवार्ड भी इन्हीं को मिला। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में। याद रखिए। वर्ल्ड फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट सेंटर कहाँ खोला गया है? ऑलमोस्ट सबको पता है, ये हाई ऑल्टीट्यूड लद्दाख ही हो सकता है, लेह लद्दाख। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा देख लीजिए, बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब किनको दिया गया? दूधमराज को। ये एक विलेज है छत्तीसगढ़ में, बेसिकली बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, दूधमराज छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर किया एज अ वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट टूरिज्म विलेज। इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन है भैया? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर है। जीरो वेस्ट है ना, इंदौर बहुत साफ सुथरा है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। आप कभी रानी कमलापति एक रेलवे स्टेशन है ना, शायद भोपाल में है ना, जाके देखना यार, लगेगा एयरपोर्ट है। इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? मसाली गुजरात में। इंडिया का पहला सोलर बॉर्डर विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? मसाली गुजरात में। याद रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट, देखो ये इंडियाज फर्स्ट क्यों करवाऊँ, ये बहुत मतलब पसंद है भाई BPSS वैसे एग्जाम जो को ये सब पूछा जाए, इसलिए ये सब जोड़ रही है। इंडिया का पहला डायबिटिक बायो बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? चेन्नई में। इंडिया का पहला डायबिटिक बायो बैंक चेन्नई। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम का नाम चेंज करके अब श्रीभूमि रख दिया गया है। याद रखिए, एक डिस्ट्रिक्ट है करीमगंज, इनका नाम चेंज करके श्रीभूमि, असम गवर्नमेंट ने। फर्स्ट एवर जो गंगा रिवर डॉल्फिन है उनको टैगिंग किया जा रहा है, फर्स्ट एवर, ये असम गवर्नमेंट कर रहे हैं। लग रहा है ना गंगा रिवर असम में कहाँ बहती है, बट यस, गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर डॉल्फिन को बेसिकली ब्रह्मपुत्र में मिलेंगे रिवर वगैरह का, असम गवर्नमेंट कर रही है। याद रखिएगा। इंडिया का पहला बायो बिटुमिनस बेस्ड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बायो बेस्ड बिटुमिनस का यूज़ करके सड़क बनाया है, वो नागपुर में, मानसार नागपुर, रिमेंबर दिस, यहीं से, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके नितिन गडकरी जी हमारे हैं। ठीक है। ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेशंस थोड़ा मिला है 2 बीच को, और एक कप्पड़ बीच है जो कोझिकोड केरला में है, और एक चाल बीच है कन्नौर में है। ठीक है, ये डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन है, ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेशन बीचेस को दिया जाता है। टोटल इंडिया में अब ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेशंस कितने बीच के पास हैं? 14 हैं, कप्पड़ बीच और चाल बीच। इंडिया का फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ द कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स हुआ है कहाँ पे? जामनगर में। याद रखिए, इंडिया का पहला फर्स्ट एवर सेंसस कोस्टल बर्ड और वेदर बर्ड्स का कहाँ पे? जामनगर। जामनगर के बारे में बताया था, वानतारा यहाँ भी खोला जा है, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। मेरीन नेशनल पार्क एंड मेरीन सेंचुरी यहीं पे है, जामनगर में, यहीं पे। क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे भाई? भावथरार, ये एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में? गुजरात में। देखो वैसे डिस्ट्रिक्ट रोज बनती नहीं है, ये सब बहुत वो है, डिफिकल्ट टास्क है, बट बनाया गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भावथरार गुजरात।
है ना। उसके बाद वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, और दैट वाज अप्रूव बाय द CZA, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, अप्रूव कर दिया गया है कि भाई वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर आप खोल सकते हैं रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, न्यू नेशनल पार्क असम ने फिर से बनाया। अब असम के पास टोटल 8 हैं, सेकंड पोजीशन है, पहले में आपके अंडमान निकोबार आते हैं। ठीक है, न्यू नेशनल पार्क क्या है, सीखना ज्वाली, क्या है यार, एक सेकंड रुको, हाँ ज्वालियो नेशनल पार्क, सीखना ज्वाल, तो सीखना नेशनल पार्क याद रखो आप। ठीक है, असम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये 8वां है स्टेट्स का। फॉर फर्स्ट असेंबली इन इंडिया, जो कि ट्रांसलेटर भी मौजूद कराया गया, ये यूपी का असेंबली है। ठीक है, पहले असेंबली है भारत में जहाँ पे ट्रांसलेटर भी हैं। फिर एस राधा मदन मोहन जी टेम्पल, ये नवी मुंबई में खोला जा रहा है बेसिकली। ठीक है, ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है, श्री राधा मदन मोहन टेम्पल, नवी मुंबई। और नवी मुंबई में फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व भी खोला जा रहा है, फ्लेमिंगो को लेकर के। ठीक है, पहला नेशनल फ्री ग्राम पंचायत कौन है, सुकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, याद रखिए, सुकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया गया श्रीनगर को, याद रखिए, बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल बाय श्रीनगर को घोषित किया गया। प्रीवियसली भी हैं कुछ क्राफ्ट सिटी, जैसे जयपुर है, मल्लापुरम है, मैसूर है, बट अभी रिसेंटली श्रीनगर को डिक्लेयर किया गया। अच्छा, कुछ सिटी ऑफ लिटरेचर भी डिक्लेयर किया गया, जैसे कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर, फिर सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को, याद रखिएगा। चैंपियंस ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया किसको गया, द हिंदू को, याद रखिए। साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार 2025 किसको मिला, देखो बहुत सारे लैंग्वेजेस में है यार, लेकिन मैं 3 लैंग्वेज को चूज़ किया हूँ। ये साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार है, तो मैथिली में मिली है किनको, नेहा झा मनी को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से है ये। फिर बनारस, इन्होंने एक लिखा था बुक ना, बनारस आए हम, तो उन पे ही मिला था नेहा झा मनी को मैथिली लैंग्वेज में। हिंदी में इन पार्वती तिर्के को मिला था, जिन्होंने फिर उगना नाम करके इनका वर्क है। उसके बाद इंग्लिश में अद्वैत कोठारी को मिला है, इन्होंने सिद्धार्थ बुक लिखा था, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा, इन पे लिखा था, इनके लिए इनको साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार मिला। उसके बाद बाल साहित्य पुरस्कार भी है, तो इसमें सिर्फ मैथिली को लिया हूँ मैं। इनको मिला है किसको, मुन्नी कामात को, ये ओडिका इन्होंने लिखा था। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड है, दैट इज कॉल्ड फूड प्लानेट प्राइज, ये किनको मिला, निट्रोकैप्ट को। निट्रोकैप्ट एक स्वीडिश स्टार्टअप है। ठीक है, निट्रोकैप्ट याद रखिएगा। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस इनको मिला है, देखिए बहुत सारे लिस्ट हैं, लेकिन कुछ कुछ लिस्ट में छांट के लाया हूँ। जैसे क्वांटम से VPN में किनको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है। DG यात्रा में किसको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को मिला है। ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम में किसको मिला है, NHAI को मिला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। फिर एक संपूर्ण शिक्षा कवच में किसको मिला है, झारखंड के लेतेहार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। प्रेसिडेंट मुर्मू ने प्रेजेंट किया 92 डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड। ये सबको याद करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ याद कर लो। जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल किनको मिला, हमारे जो वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कार्तिक हैं, इनको मिला। फिर सदर्न कमांड के हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, इनको मिला। तो धीरज सेठ और मनोज, इन दोनों को परम विशिष्ट सेवा मेडल मिले हैं, याद रखिएगा। और एक है आपका उत्तम युद्ध सेवा मेडल, ये अभी जो हमारा DHMO है, जिनको अब आर्मी वाइस भी बनाया गया है, जनरल राजीव घई साहब। ठीक है, इनको मिला है उत्तम युद्ध सेवा मेडल। उसके बाद 58 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, बेसिकली इंडिया का हाईएस्ट लिटरली अवार्ड है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन।
हाँ जी, सो सॉरी। तो थोड़ा देख लीजिए, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना है। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड और 59 ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 59 किनको मिला, एक बंदे को मिला है, दैट इज़ कॉल्ड विनोद कुमार शुक्ला को, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से हैं। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला, विनोद कुमार शुक्ला, छत्तीसगढ़ से हैं। और 58 जो मिला था, ये मिला था दो आदमी को, गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। गुलजार, इनका पूरा नाम पता है क्या? असली नाम है इनका संपूर्ण सिंह करला, कोई जरूरी नहीं है, गुलजार याद रखो आप। और जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है। ये 58 वाले हैं, लेकिन 59 में एक आदमी को मिला है, विनोद कुमार शुक्ला, छत्तीसगढ़ से। और ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, मिस वर्ल्ड बता चुका हूँ, सोनू सूद को मिला था। ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, इज़ अ वेरी ग्रेट एक्टर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग एज वेल, एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिले हैं एट मिस वर्ल्ड 2025 में सोनू सूद को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किनको मिला है? इनके पहले मोदी जी को मिला था, इस बार कुमार मंगलम बिरला को मिला है। किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। हाँ जी, तो आशा करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत फॉरवर्ड कर लिए होंगे, ठीक है। तो बताया था ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किनको मिला, सोनू सूद को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इस बार कुमार मंगलम बिरला साहब को मिला है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किनको मिला है? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को मिला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है, याद रखिएगा, पोषण ट्रैकर ऐप को। UIDAI एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? मेघालय जी को, ठीक है, UIDAI आधार वाला। प्लेटिनम ऑनर ऑफ द ग्रीन इनिशिएटिव अवार्ड किसको मिला है? हुबली एयरपोर्ट को मिला है, क्लीन के लिए। प्लेटिनम ऑनर ऑफ द ग्रीन इनिशिएटिव हुबली एयरपोर्ट को। स्कॉच समिट एन अवार्ड दिल्ली में हुआ, कहाँ किनको मिला ये अवार्ड? देखते हैं। यूपी पुलिस को मिला, यूपी पुलिस में एक विंग है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल, इनको मिला है। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जी मुर्मू जी ने को रिसीव हुआ, क्या रिसीव किया इन्होंने? मेयर फ्रॉम द मेयर ऑफ लिस्बन, सिटी की ऑफ द ऑनर। तो सिटी की ऑफ द ऑनर लिस्बन, ये किनको मिला? प्रेसिडेंट मुर्मू जी को, फ्रॉम द मेयर ऑफ लिस्बन। नेशनल यूथ अवार्ड किनको मिला? आकाश श्रॉफ को, याद रखिए, इज द फाउंडर ऑफ युवा स्पार्क। नेशनल यूथ अवार्ड किनको? आकाश श्रॉफ को, ठीक है, इज द फाउंडर ऑफ युवा स्पार्क। रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म, देख लो थोड़ा सा, दो मैंने एक हिंदी में लिया और एक एनवायरनमेंट को लेकर के। हिंदी में मृदुल्का झा को मिला है, क्योंकि बिहार से हैं ये, और ये आज तक झा हैं, तो इसलिए मैंने कवर कर दिया। पूछा जा सकता है ये मृदुल्का झा आज तक के हैं, क्यों? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट केस पे थोड़ा इन्होंने देखा था, डंकी रूट क्राइसिस पे इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया था, इनको कवर किया था। और ये जो इन्वायरमेंट में ना शिबू के त्रिपाठी हैं, इनको मिला था, ये इंडिया टुडे से हैं, ये जोशीमठ सिंकिंग को लेकर के रिपोर्ट तैयार किया था इन्होंने, उस पे है। आईफा अवार्ड ऐसा इतना नहीं है। आईफा अवार्ड जयपुर में हुआ था, पहला तो आप ये याद रख लो। मोस्ट अवार्डेड फिल्म लापताज लेडी है, इनको 10 अवार्ड मिला है टोटल। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इन्हीं मिला। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव हैं, यही इन्होंने डायरेक्ट किया था। बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल में आपका मेल में कार्तिक आर्यन है, और सपोर्टिंग में आपके रवि किशन जो लापता लेडीज़ हैं, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एक और अवार्ड है, जान लो, लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड स्पेशल ऑनर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड किसको मिला? राकेश रोशन को। बस ठीक है, बस 5 मिनट और ख़त्म हो गया है। उधर 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किनको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को, याद रखिए। महाराजा हरि सिंह अवार्ड किनको मिला है? मनोज सिन्हा, वहाँ के जो LG है ना,
उन्हीं को मिला है। नेशनल किशोर कुमार अवार्ड किसको मिला है? राजकुमार हिरानी साहब को मिला है। फर्स्ट एवर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किनको मिला है? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। याद रखिएगा, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है। और एक विज्ञान टीम अवार्ड भी मिला है, टीम अवार्ड भी मिला है किनको? ये चंद्रयान 3 मिशन में जितने भी है ना, सभी को मिला है पद्मा अवार्ड। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसको, पद्मा अवार्ड 2025। अरे रुक जा भैया, इसमें टोटल पद्मा अवार्ड कितने हैं? 139 मिले हैं। पहले सुन लो ध्यान से, टोटल अवार्ड पद्मा कितने दिए गए? 139। उसमें 7 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है। बस ये दोनों याद रख लो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 139 में अगर इन दोनों घटाओगे तो यही निकलेगा। ठीक है, ठीक है, कि गलती कर दिया मैंने? 113 129 होगा ना? रुको यार, जस्ट गलती ना बता दूं आपको यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहीं पे सर्च कर लेते ना। यहाँ पे पेंसिल किट कहाँ से आएगा ये? तो हाउ मैनी पद्मा अवार्ड? आई थिंक 139 थे ना, तो फिर ये जुड़ के हो क्यों नहीं रहा? जस्ट अ सेकेंड, पद्मा अवार्ड 2025। हाउ मैनी? 113। अच्छा, ये 19 हैं, 19 पद्म भूषण है, वही तो। ओके बच्चे, तो ये ना बच्चा 19 है, याद रखिएगा, 19 पद्म भूषण है। ठीक है, कितने हैं? 19 है। 7 पद्म भूषण है, विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो 113 + 7 120 + 19, याद रखो। तो 7, 19 और 113, ठीक है, तो टोटल 139 है। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिले हैं, जिसमें 2 लोगों का मैंने नाम बताया आपको। एक शारदा सिन्हा जी हैं जो बिहार से हैं, आर्ट के क्षेत्र में इनको मिला है। और एक ओसामू सुजुकी है जो ट्रेड इंडस्ट्री में मिला है, जापान के थे ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है, फिर अगेन 9 लिख दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, 19 लोगों को मिला है पद्म भूषण। उसमें से कुछ लोगों का मैंने, जैसे सुशील कुमार मोदी, इनको पब्लिक अफेयर्स में मिला, बिहार से थे ये फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, बिहार के थे। और पिया श्रीजेश के बहुत नाम सुना होगा इनका, स्पोर्ट्स में मिला है, ये केरला से हैं। उसके बाद विनोद धाम साहब, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है, ये यूएसए के थे। ठीक है, और उसके बाद कुछ पद्मश्री हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया। जैसे श्री, ये तो एचडी में है भी नहीं। ठीक है, रुको एक सेकेंड, ठीक है ना। श्री हेमंत कुमार हैं, ठीक है, ये मैं एचडी में डाल दूंगा, इनको मेडिसिन में मिला है। श्री विजय नित्यानंद सुरिंसर महाराज जी हैं, इनको अदर क्षेत्र में मिला है। ठीक है, और ये मैं बिहार से बता रहा हूँ, ये बिहार से टोटल पद्म अवार्डी कितने हैं? 5, एक 6, एक 7, 7 लोग को पद्म अवार्ड मिला है बिहार से, 7 लोग को, ये बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये चीज़ याद रखना। और ये जो मैंने ये वाला जो सर्कल किया है ना, ये आपके पद्मश्री इनको मिले हैं। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण, इनको पद्म भूषण, इन सब को पद्मश्री। ठीक है, उसे श्री कृष्ण किशोर हैं। और ये मैं अच्छे से आपको कवर करवाऊंगा बिहार स्पेशल में, ये भी बताऊंगा किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, बताऊंगा। तो अभी के लिए आप याद रखो कि पद्मश्री बिहार से 5 हैं, पद्म भूषण 1 है, अब पद्म विभूषण भी 1 है, और भारत रत्न नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला NBFC, नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये मैरीटाइम सेक्टर में बना है, ये सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस दुबई में खोला गया है। ठीक है, किसने खोला है? अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद ने फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस एट दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी।
IIM अहमदाबाद, रिमेंबर दिस, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट स्वेलो वेब बेसिन रिसर्च फैसिलिटी कहाँ खोला गया है? IIT मद्रास। कहाँ पे? IIT मद्रास। एशिया का लार्जेस्ट स्वेलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी IIT मद्रास ने खोला है। फिर उड़ान यात्री कैफ़े, ठीक है। देखो एयरपोर्ट में बहुत महंगा सामान मिलता है, थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है, तो पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सबसे पहले तो कोलकाता ने स्टार्ट किया था और अभी रिसेंटली चेन्नई एयरपोर्ट ने स्टार्ट किया ये उड़ान यात्री कैफ़े, ठीक है। याद रखिएगा इसको। बस 2 मिनट और है। नवरत्ना स्टेटस 2 कंपनियों को मिलेंगे। एक है IRCTC दैट इज़ कॉल्ड इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशंस, और सेकेंड है IRFC दैट इज़ कॉल्ड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशंस, ठीक है। इनको नवरत्ना स्टेटस मिला है, याद रखिए। इंडिजिनियस नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन फॉर द हाई प्रेशर सी वाटर डिसैलिनेशन। तो ये जो वाटर डिसैलिनेशन वाला चीज़ है ना, हाई प्रेशर वाटर डिसैलिनेशन, ये वाला टर्म याद रखो। इतना याद नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है। ये डेवलप किया है DRDO ने, और इसके साथ साथ DRDO ने क्या एक बॉम्ब भी बनाया दैट इज़ कॉल्ड गौरव, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ये भी DRDO ने डेवलप किया। और एक हिम कवच है जो कि एक मॉड्यूलर क्लोथिंग है, सिस्टम है, जो कि सोल्जर के लिए बनाया गया ताकि उनको एक्सट्रीम कोल्ड लगभग 20 डिग्री से लेकर के -12 डिग्री 15 डिग्री तक में हेल्प करे। हिम कवच ये सब DRDO ने डेवलप किया है। पहली बार CISF के अंदर फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन के लिए अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। CISF के अंदर टाइम मैगजीन का वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी किनको घोषित किया टाइम मैगजीन ने? HCL टेक्नोलॉजी को। HCL टेक्नोलॉजी याद रखिए। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। ये बेसिकली लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है ICAR दैट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्यों भाई? ताकि हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में अच्छे से रिसर्च को बढ़ा पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ। तो ICAR ने लॉन्च किया है। और लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज कॉल्ड CBSE। CBSE ने क्या किया? लॉन्च किया है फर्स्ट रीजनल ऑफिस को एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को दुबई में, UAE। ये याद रखना। तो ये एक इंटायर आपका नेशनल करंट अफेयर था दैट इज कॉल्ड 163, और ये बड़ा था। बट अब जो आएंगे सेक्शनल सीरीज वो थोड़े छोटे होंगे इससे। तो ये आई होप आप इसको 1-2 बार कर लेना, आपको सारा कवर हो जाएगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया नेशनल अफेयर में, ठीक है। चलिए, और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सीरीज़ हमारा, ठीक है। इट इज़ कंप्लीट नेशनल अफेयर्स, लास्ट 1 साल का है ये, ठीक है। तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। जो बहुत अच्छे करंट अफेयर हैं उनको कवर किया गया, ठीक है। तो इसी नोट के साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट एज वेल, ठीक है। तो ऑन दिस पर्टिकुलर नोट टेकिंग अ bid फ्रॉम यू, दिस इज साइनिंग ऑफ, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो।